नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी बाय दीपक सर चैनल पे। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यूसली चल रही होगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2017 कब दोस्तों मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2017 के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो हम लोग यहाँ पे हल कर रहे हैं। और आई होप कि आप भी वीडियो लेक्चर सारे वॉच कर रहे होंगे और आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो लेक्चर की सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। ठीक है, तो चलिए फटाफट से चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा बांध पश्चिमी मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पुनासा गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी पर बनाया गया है? तो कौन सा बांध है दोस्तों? तो वो बांध है दोस्तों इंदिरा सागर बांध, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, इंदिरा सागर बांध एशिया की सबसे प्रतिष्ठित जल विद्युत परियोजना है। इस बहुउद्देशीय बांध को नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है, जो खंडवा जिले के पुनासा में स्थित है। इस बांध की नींव दोस्तों 23 अक्टूबर कब दोस्तों 23 अक्टूबर 1984 को पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा रखा गया था। ठीक है दोस्तों, इंदिरा सागर परियोजना खंडवा जिले के पुनासा गांव से 10 किलोमीटर दोस्तों दूर पर स्थित है, जो कि 1000 मेगावाट की क्षमता वाले एक बहुउद्देशीय परियोजना है। कितने वाट की दोस्तों? 1000 वाट की क्षमता वाले। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? दोस्तों, अजंता और एलोरा का आपने नाम सुना होगा। तो जो अजंता की गुफाएं हैं ना दोस्तों, ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? महाराष्ट्र में, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बनी 29 दोस्तों जो चट्टानें हैं ना, चट्टानों को काटकर बनी बौद्ध इमारत जो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व की है। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। इनके साथ ही सजीव चित्रण भी मिलते हैं। यह गुफाएं अजंता नामक गांव के सन्निकट ही स्थित हैं, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। अजंता गुफाएं सन 1983 में कब दोस्तों 1983 से यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल की गई हैं। यह स्थल घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, 20वीं सदी में भारतीय वेधशाला में से एक क्षुद्र ग्रह की पहली खोज किसने की थी? जो 20वीं सदी थी उसमें उसमें भारतीय वेधशाला से एक क्षुद्र ग्रह की खोज की गई थी। वो किसने की थी? वो किसने की थी दोस्तों? तो वो की थी आर राजा मोहन ने। किसने दोस्तों? आर राजा मोहन जी ने की थी, यानी कि ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आर राजा मोहन ने 20वीं सदी में भारतीय वेधशाला से एक क्षुद्र ग्रह की पहली खोज की थी। किसकी दोस्तों? क्षुद्र ग्रह की। आई होप कि आपको वीडियो लेक्चर की सीरीज पसंद आ रही होगी और क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या था, दूध में किस प्रकार की चीनी पाई जाती है? तो किस प्रकार की दूध में चीनी पाई जाती है? तो दोस्तों, तो दूध में जो चीनी पाई जाती है वो दुग्ध शर्करा के नाम से पाई जाती है। कौन सी दोस्तों? दुग्ध शर्करा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। दुग्ध शर्करा जो है दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है। दोस्तों, लैक्टोज जो होती है ना, इसी को दुग्ध शर्करा कहा जाता है। किसको दोस्तों? लैक्टोज। लैक्टोज जो होता है ना दोस्तों, लैक्टोज को ही दुग्ध शर्करा के नाम से जाना जाता है। यह दोस्तों गैलेक्टोटाइस और ग्लूकोज से बनी एक चीनी है। लैक्टोज लगभग 2 से 8% दूध बनाती है। लैक्टोज प्राकृतिक शुगर है जो दूध एवं दूध से बनी चीज़ों में पाया जाता है। हमारे शरीर की छोटी आंत से में अधिकतर पोषक तत्वों का पाचन एवं अवशोषण यहीं पर होता है। इसी अंग से लैक्टोज एंजाइम स्रावित होता है, जो लैक्टोज शुगर को ग्लूकोज एवं लैक्टोज में तोड़ता है और शरीर में अवशोषित करता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों हम चल रहे हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन क्या था दोस्तों? अप्रैल 1919 के किस दिन जलियांवाला बाग नरसंहार आधुनिक इतिहास का सबसे खराब राजनीतिक अपराध घटित हुआ था? तो दोस्तों, कब हुआ था? तो आप सभी को पता, 13 अप्रैल 1919 की बात थी। वो कब की दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 की, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के निकट दोस्तों जलियांवाले बाग में 13 अप्रैल 1919 को, कब दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी दोस्तों, जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज अफसर था। कौन दोस्तों? जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर था। इसने अकारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी थी, जिसमें दोस्तों 1000 से अधिक व्यक्ति मारे गए और 2000 से अधिक लोग दोस्तों घायल हुए थे। 1000 लोग तो मारे गए दोस्तों, ठीक है, और 2000 लोग यहाँ पे घायल हो गए थे। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों हम चल रहे हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस यानी कि मई दिन प्रत्येक वर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है। तो आप सभी को पता है दोस्तों, श्रमिक दिवस जो है या मई दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जिसे मजदूर दिवस भी कहा जाता है, 1 मई को विश्व भर में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक आंदोलन अराजकतावादियों, समाजवादियों तथा साम्यवादियों द्वारा समर्थित है। इस चुनाव को हेमा क्रेड घटनाक्रम की स्मृति में, जो कि 1 मई कब दोस्तों? 1 मई 1886 को गठित हुई थी। उस दिन से ये दिन मनाता चला आ रहा है। शिकागो में दोस्तों हेमाकुट शेखर ने के पास 4 मई 1886 को श्रमिकों ने प्रदर्शन किया था। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी ने पुलिस पर डायनामाइट बम फेंक दिया, जिसकी प्रतिक्रिया में पुलिस ने गोलाबारी कर दी। इस दिन अधिकांश श्रमिक यहाँ कहीं भी कार्य करते हैं, अवकाश रखते हैं। भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में तो ज़्यादातर लोग इस दिवस को मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे।
दोस्तों अगला क्वेश्चन था, लोकसभा में दिए गए सभी भाषाओं में खालिस्तान को संबोधित किया जाता है। लोकसभा में दिए गए सभी भाषणों को, ये भाषणों हैं दोस्तों, लोकसभा में दिए गए सभी भाषणों को खालिस्तान में संबोधित किया जाता है। तो काय में संबोधित किया जाता, खालिस्तान को संबोधित किया जाता है, जो भी भाषण दिए जाते हैं तो वो अध्यक्ष को संबोधित किया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी। आपने कभी लोकसभा की मीटिंग या लोकसभा का कोई प्रोटोकॉल या फिर लोकसभा का कोई समाचार पत्र देखा होगा तो वहाँ अक्सर ये चीज़ें आपने सुनी होगी या देखी होगी। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना दोस्तों, सांसद के निम्न सदन का सभापति होता है। लोकसभा अध्यक्ष का पद भारतीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है दोस्तों। अध्यक्ष को संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं में वास्तविक संरक्षक माना जाता है। अध्यक्ष लोकसभा सचिवालय का मुख्य है और ये सचिवालय उसके नियंत्रण और निर्देशों के अधीन कार्य करता है। सभा के सचिवालय कर्मियों, संसद परिसर और उसके सुरक्षा प्रबंधों में अध्यक्ष का प्राधिकार सर्वोपरि है। इसके अलावा लोकसभा में दिए गए सभी भाषणों में लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित किया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो लेक्चर की सीरीज अच्छी लग रही हो प्लीज़ तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें दोस्तों हम जिले वाइज एक सीरीज भी चला रहे हैं जिसका एक वीडियो आपको कल मिला होगा। आई होप किसी कारण पर आज वीडियो अपलोड अगर नहीं भी हो पाया तो कल आपको वीडियो दूसरे जिले का अवश्य मिलने वाला है। प्लीज़ चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को लाइक करते रहें। बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, इंफोसिस के पहले गैर संस्थापक सीईओ कौन थे जिन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सार्वजनिक बहस से इस्तीफा दे दिया। यानी कि इंफोसिस कंपनी जो है उसके पहले गैर संस्थापक सीईओ कौन थे जिन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस और सार्वजनिक बहस से इस्तीफा दे दिया था। तो कौन थे दोस्तों वो? तो वो थे दोस्तों विशाल सिक्का जी। यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। विशाल सिक्का जी जो हैं इन्होंने दोस्तों गैर संस्थापक सीईओ थे, इन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस सार्वजनिक बहस से इस्तीफा दे दिया था। मध्य प्रदेश के शाजापुर में 1 जून 1967, कब दोस्तों? 1 जून 1967 को जन्मे विशाल सिक्का इंफोसिस के कार्यकारी उपाध्यक्ष और भारतीय अमेरिकी पूर्व सीईओ और इंफोसिस के प्रबंध निदेशक थे। विशाल सिक्का ने 1 अगस्त 2014 को इंफोसिस के नए सीईओ और एमडी का पद संभाला था। ऐसी पहली बार था जब इंफोसिस में कंपनी के बाहर से आए किसी शख्स ने सीईओ की कुर्सी संभाली थी। 18 अगस्त 2017 को, कब दोस्तों? 18 अगस्त 2017 को इन्होंने सीईओ और इंफोसिस के प्रबंध निदेशक के रूप में पद छोड़ दिया था। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गवर्नेंस सार्वजनिक बहस इस्तीफा दिया था वो किस डेट को दिया था। तो ये कब दिया था दोस्तों? 18 अगस्त 2017 को। आई होप कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। इसी के साथ दोस्तों हम चल रहे हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, केंद्रीय जांच ब्यूरो केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई, इसका मतलब होता है दोस्तों सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो आप सभी मुझे बताइए किस मंत्रालय के अंतर्गत आती होगी, क्योंकि पुलिस से संबंधित चीज़ें हैं। किस मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं दोस्तों? तो ये आती हैं ये आती हैं श्रमिक पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय के अंतर्गत, क्योंकि ये शिकायत से संबंधित चीज़ें हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या सीबीआई भारत की प्रमुख जांच एजेंसियां हैं। यह आपराधिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े भिन्न भिन्न प्रकार के मामलों की जाँच करने के लिए लगाई जाती है। यह क्रमिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधीन कार्य करती है। यद्यपि इसका संगठन जो है दोस्तों फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से मिलता जुलता है, किंतु इसके अधिकार एवं कार्यक्षेत्र एफबीआई की तुलना में बहुत सीमित हैं। इसके अधिकार एवं कार्य दिल्ली विशेष पुलिस संस्थापन अधिनियम 1946 से परिभाषित है। ठीक है दोस्तों, 1946 से परिभाषित है। भारत के लिए सीबीआई ही इंटरपोल और आपराधिक इकाई मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन 1901 में स्थापित भारत की पहली तेल रिफाइनरी है? कौन है दोस्तों 1901 से स्थापित भारत की पहली तेल रिफाइनरी? तो वो है दोस्तों डिगबोई रिफाइनरी, असम में है, जो कि असम के डिगबोई में स्थापित है। डिगबोई तेल शोध नगर दोस्तों रिफाइनरी को असम ऑयल कंपनी, अब इसका नाम असम भी कर दिया गया है, असम ऑयल कंपनी भी कर दिया गया है लिमिटेड द्वारा 1901 में डिगबोई में स्थापित किया गया था दोस्तों। इसको डिगबोई तेल शोधक कारखानों को देश का पहला तेल शोधन कारखाना होने की ख्याति प्राप्त है। विश्व का सबसे पुराना कार्यरत तेल शोधन कारखाना है। यह 1901 में स्थापित किया गया था। डिगबोई तेल शोधक कारखाना इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित है। किसके द्वारा? IOCL, इंडियन कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित है। ठीक है दोस्तों, यह एशिया की सबसे पुरानी और सबसे लंबे समय से परिचालित तेल रिफाइनरी मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसने ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो ग्रैमी पुरस्कार किसने जीता है दोस्तों? तो आप सभी मुझे बताएंगे ग्रैमी पुरस्कार किसने जीता है? तो वो जीता है जाकिर हुसैन जी ने। यानी कि ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। ग्रैमी पुरस्कार जो है वो जाकिर हुसैन जी ने जीता है। ठीक है दोस्तों, 1992 और 2009 में संगीत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड भी मिला जाकिर हुसैन को दोस्तों। कब? 1992 और 2009 में संगीत का प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार मिला है। जाकिर हुसैन भारत के प्रसिद्ध तबला वादक थे दोस्तों, वे मशहूर तबला वादक थे। ठीक है, और वो दोस्तों तबला वादक कुरैशी अल्लाह रखा खान के पुत्र थे। 1988 में जब इन्हें पद्मश्री का पुरस्कार मिला तब ये महज 37 वर्ष के थे।
जब इन्हें पद्मश्री मिला था दोस्तों, ये महज 37 वर्ष के हुआ करते थे। इस उम्र में यह पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने थे ये। इसी तरह 2002 में संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इन्हें पद्म भूषण का पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हम आ गए हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो कौन जाना जाता है दोस्तों अफीम उत्पादन के लिए? तो अफीम उत्पादन के लिए जो है दोस्तों मंदसौर जाना जाता है। नीमच और मंदसौर में ही दोस्तों सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन होता है। यहाँ पे चूँकि ऑप्शन के हिसाब से नीमच नहीं दिया है, तो मंदसौर को ही हम टिक करेंगे। मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला जो है वो अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है। मंदसौर का जो प्रसिद्ध नाम है ना दोस्तों, या प्राचीन नाम कहा जाए तो वो दसपुर था। क्या था? मंदसौर का प्राचीन नाम दसपुर हुआ करता था। वर्तमान में मंदसौर के अलावा नीमच तथा कुछ मात्रा में रतलाम जिले में भी अफीम का उत्पादन होता है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। इसी के साथ हम लोग चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाले भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताइए। दोस्तों भारत के कौन से प्रधानमंत्री ऐसे थे जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था? तो वो एकमात्र प्रधानमंत्री थे दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, तथा वाजपेयी जी का जो जन्म हुआ था ना दोस्तों, वो हुआ था 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आपके पिताजी का नाम श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी एवं माताजी का नाम कृष्णा देवी था। वे पहले 16 मई से 1 जून 1996 तक, तथा फिर 1996 तक, तथा इसके बाद कब रहे वो? इसके बाद रहे थे दोस्तों वो 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। ठीक है दोस्तों, एक मिनट, भारत के प्रधानमंत्री रहे दोस्तों वो। वे हिंदी कवि, पत्रकार, प्रखर प्रवक्ता भी हैं। जबकि राजीव गांधी का जन्म मुंबई में हुआ था। वे भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे, तथा पामुलापति वेंकट नरसिंह राव का जन्म 28 जून 1921 को हुआ था। करीमनगर आंध्र प्रदेश में हुआ था। वे भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम लोग चल रहे हैं दोस्तों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आठ खंबा मंदिर विदिशा में किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों आठ खंबा मंदिर विदिशा में कहाँ पे स्थित है? तो वो है ग्यारसपुर में, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ग्यारसपुर में दोस्तों 8 स्तंभों का यह एक समूह है, एक विशाल मंदिर का अवशेष है। एक स्तंभ पर उत्कीर्ण अभिलेख सन 982 का है। ग्यारसपुर विदिशा से पूर्वोत्तर दिशा में 23 मीटर की दूरी पर है, 23 मील की दूरी पर है। एक पहाड़ी पर बसा हुआ है। इसके इर्द गिर्द मिले अवशेषों से पता चलता है यहाँ बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण तीनों संप्रदाय का प्रभाव रहा था। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन था कपिल धारा झरना कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों कपिल धारा झरना कहाँ पे है? तो कपिल धारा जो है दोस्तों अमरकंटक में है, नर्मदा नदी पर। अमरकंटक से नर्मदा नदी का जब उद्गम होता है उसके कुछ ही दूर पर, यानी कि कुछ ही दूर पर नर्मदा नदी बहती है, और 100 फीट की ऊंचाई से गिरने वाले एक कपिल धारा झरना का उद्गम होता है। ठीक है दोस्तों, लोकप्रिय धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि कपिल मुनि यहाँ रहते थे। माना जाता है कि कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन की रचना की इसी स्थान पर की थी दोस्तों। कहाँ पे? अमरकंटक में। कपिल धारा के निकट ही कपिलेश्वर मंदिर भी बना हुआ है। कपिल धारा के आसपास की जो अनेक गुफाएं हैं ना दोस्तों, जहाँ साधु संत ध्यानमग्न मुद्रा में देखे जा सकते हैं, और ये आज भी वहाँ पे देखे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के साथ हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों मध्य प्रदेश में सवाई सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों सवाई सिंह की जो समाधि स्थित है ना, वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? छतरपुर में, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 19वीं सदी में निर्मित सवाई सिंह की समाधि बुंदेली शैली का एक बढ़िया उदाहरण है। यह प्रदेश के छतरपुर में स्थित है। चारों कोनों पर गढ़ है। समाधि स्थल पर एक गोलाकार गुंबद है, और छोटे छोटे गुंबद आमतौर पर इसके चारों ओर बनाए गए हैं। समाधि की आंतरिक ऊपरी दीवारों के किनारों को भी बाल पेंटिंग दीवार चित्रों से सजाया गया है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों क्वेश्चन पसंद आ रहा हो और वीडियो लेक्चर की सीरीज अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी मित्र इस वीडियो को देख रहा है, या जो भी प्यारा स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ बिना चैनल को सब्सक्राइब करने को क्विट ना करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में आगर मालवा किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो दोस्तों बताइए किस साम्राज्य की राजधानी थी दोस्तों आगर मालवा? तो आगर मालवा जो दोस्तों जो साम्राज्य था वो किसकी राजधानी थी? तो ये थी दोस्तों परमार वंश की, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों परमार वंश का जो आरंभ है वो 9वीं शताब्दी से प्रारंभ में नर्मदा नदी के उत्तर मालवा, यानी कि प्राचीन अवंती क्षेत्र में उपेंद्र तथा कृष्णराज द्वारा हुआ था। इस वंश के शासकों ने 800 से लेकर 1327 ईस्वी तक शासन किया। मालवा के परमार वंशी शासक संभवतः राष्ट्रकूटों या फिर प्रतिहारों के सामंत थे। परमारों की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन भी में थी, पर कालांतर में राजधानी धार मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कर ली गई थी बाद में। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी गर्मियों की छुट्टियों के लिए मुगलों की लोकप्रिय घूमने वाली जगह थी। तो गर्मियों की छुट्टियों में दोस्तों मुगल जो थे वो कहाँ पे घूमने जाते थे या लोकप्रिय क्या थे, तो दोस्तों आगर मालवा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगर मालवा गर्मियों की छुट्टियों छुट्टियों में मुगलों के लिए घूमने वाली लोकप्रिय जगह मानी जाती थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बैजनाथ मिश्रा यानी कि बैजू बावरा एक संगीतकार थे, खालिस्तान संगीतकार थे, मतलब क्या गाते थे ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों बैजनाथ मिश्रा या बैजू बावरा जो थे ना, ये ध्रुपद गाते थे। क्या? ध्रुपद संगीतकार थे। ठीक है, सम्राट बैजू बावरा भारत के ध्रुपद गायक थे। उनको बैजनाथ प्रसाद और बैजनाथ मिश्र के नाम से भी जाना जाता है। वे ग्वालियर के राजा मानसिंह के दरबार में गायक थे और अकबर के महान गायक तानसेन के समकालीन माने जाते थे। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के साथ हम दोस्तों चल रहे हैं आज के आखिरी और अंतिम क्वेश्चन की ओर। और आखिरी और अंतिम क्वेश्चन पूछा गया था, खालिस्तान की सीमा मध्य प्रदेश से लगी हुई नहीं है। तो किसकी सीमा दोस्तों, 4 राज्य यहाँ पे हमको दिए हुए हैं, कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगी है। तो दोस्तों गुजरात की सीमा मध्य प्रदेश से लगी हुई है, महाराष्ट्र की लगी हुई है, राजस्थान की भी लगी हुई है। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगी हुई है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा बड़ा राज्य है। भौगोलिक अगर दृष्टि की बात करें तो यह देश में केंद्रीय स्थान रखता है, मतलब सब बीच के देश के सेंटर में या देश का हृदय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, जबकि बिहार के उत्तर में नेपाल है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड स्थित है, इसलिए बिहार ही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए दोस्तों बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट।